प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीसीआई ने आज प्रेसकार वार्ता के माध्यम से दी जानकारी, कहा मतदान 3 फेजेज में होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने की पत्रकारों से बात, कहा वे चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तबादलों पर चुनाव आयोग को लिखेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार के आरोप में वहां की मुख्यमंत्री पर आरोपों का साथ देने और एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करने का लगाया गंभीर आरोप। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। पीसीआई ने आज पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि मतदान 3 चरणों में होंगे और निर्धारित तिथियां भी उन्होंने बताई। पहले चरण के चुनाव 18 सितंबर, दूसरे चरण के 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को वोट्स की गिनती भी शुरू होगी और नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। So if we now come to the J&K first, there are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. ये डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशंस जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है। अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। बड़ी अच्छी स्टोरी ये भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 लाख और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो 20 lakhs and above would be the youth, and we want to focus on youth as ambassadors of our elections. इलेक्टरल रोल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो, तो आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं है, 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रोल भी पब्लिश हो जाएगा। सो इट हैज बीन ए वर्क इन प्रोग्रेस टू सिंक्रोनाइज एवरी एक्टिविटी इन ए वे दैट वी डू नॉट मेक एनी डिले इन डूइंग इलेक्शंस इन J&K, and this is what we announced in J&K in Jammu when we were there in March. ये पब्लिकेशन 20 को हो जाएगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी कॉपी इलेक्टरल रोल की उपलब्ध कराई जाएगी। अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में देखें तो टोटल पोलिंग स्टेशंस J&K में 11,838 होंगे, जिसमें लोकेशंस होंगी जिसमें एक जगह पर 2 या 3 भी बूथ हो सकते हैं। तो टोटल लोकेशंस वुड बी 9,169, जिसमें अर्बन एरिया में अराउंड 2,300 और लोकल रूरल एरिया में अराउंड 9,500 बूथ्स होंगे। सो प्रिडोमिनेंटली इट्स ए रूरल काइंड ऑफ एरिया। एवरेज वोटर्स पर पीएस वुड बी अराउंड 735 और हम जैसे हर बार करते हैं यहां भी वीमेन मैनेज्ड, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड और मॉडल पीएस बनाएंगे। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक उत्साह का माहौल होना चाहिए, एक उत्सव का माहौल होना चाहिए और सभी को किसी ना किसी तरीके से नए तरीके से बनाएं। लेकिन खास तौर से जो मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं वो करीब 360 होंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की कोई संभावना नहीं है और पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उमर ने कहा कि इन पार्टियों के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की कोई संभावना नहीं है जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में हमें निशाना बनाया। उन्होंने कहा, विधानसभा के लिए सबसे कम समय में मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव पूर्व गठबंधन होगा और उन्होंने ये भी कहा कि वे चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तबादलों पर चुनाव आयोग को लिखेंगे। यहाँ तक पहुंच जाएंगे। जहाँ तक मेरे अपने इलेक्शन लड़ने का सवाल है, हालांकि मैं अभी भी अपनी जगह ये मानता हूं कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूं। हकीकत ये है कि तंजीम के अंदर से और बहुत मेरे ऊपर दबाव बना हुआ है। अब मैं अपने तंजीम के साथियों के साथ बैठ के बात करूंगा और आने वाले 1-2 दिनों में किसी ना किसी नतीजे पे आ ही जाऊंगा। मेरे लिए मुसीबत ये भी बनी हुई है कि मेरे वालिद साहब, जिनकी उम्र भी बहुत है, तबीयत भी उनकी बीच में ठीक रहती नहीं है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो फिर मजबूरन उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। ये भी अब मेरे लिए एक परेशानी की एक बात बन गई है। अब साथियों से मशवरा करके, फारूक साहब से बात करके आने वाले दिनों में किसी न किसी नतीजे पे आ ही जाऊंगा। क्या लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस के साथ अलायंस या इंडिया गठबंधन था, सिर्फ इंडिया गठबंधन तो था, मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूं कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर दिल्ली से आए थे। एक राउंड डिस्कशन मेरी उनके साथ हुई थी इस बात पे कि क्या हम मिलकर इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ बिना हाईकमांड के, अपने हाईकमांड के किसी इंस्ट्रक्शंस लिए बिना यहाँ आए थे, तो हम उस डायलॉग को आगे ले नहीं पाए। अगर आज कांग्रेस के पास कोई कॉन्क्रीट सजेशंस हैं या उनके पास कोई कॉन्क्रीट आइडिया है जिससे कि हम मिल बैठ के कोई अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो हम जरूर उनसे बात करने के लिए तैयार होंगे। 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडरों से टेलीफोन पे भी बात की थी इस सिलसिले में कि बातचीत के लिए जो है हम एक रास्ता खोल दें। अब इलेक्शन तो अब हमारे सिर पे है, ज्यादा वक्त रहा नहीं, अब देखते हैं इन दिनों में हम क्या कर पाएंगे। बाकी किसी पार्टी से गठजोड़ की कोई उम्मीद? अब जिन पार्टियों ने हमारे खिलाफ पिछले दिनों में इलेक्शन लड़ा उनके साथ और जो उस इलेक्शन के बाद भी हमें गाली देने पे थके नहीं, उनके साथ शायद मुश्किल होगा, क्योंकि रिश्ता उनको ठीक करना था, बजाय ये कि वो रिश्ता ठीक करें उन्होंने रिश्ता और बिगाड़ा। लेकिन चलिए अभी देखते हैं किस तरह के हालात बनते हैं, वक्त ज्यादा है नहीं हमारे पास। जिस तरह के अगर हम 96 में चुनाव कर सकते थे, अगर हम 98 में कर सकते थे, 99 में कर सकते थे, 2002 में कर सकते थे, तो आज कम से कम हम ये तो मान के चल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर 2024 और जम्मू कश्मीर 1996 जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम उस वक्त इलेक्शन करा सकते थे तो आज तो मुझे कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ, सिक्योरिटी को लेके इलेक्शन कमीशन को हमारा थोड़ा सा जो हमारे खदशात हैं उनका ख्याल रखना होगा, लेकिन हम किसी तरह से हालात को देखते हुए जो है मैदान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक सेकंड ना करना चाहूंगा सिक्योरिटी पॉइंट। खामोश हो जाओ, साइलेंस प्लीज। जी सर, थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अरसे से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। 2018 के बाद यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं,
और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इतना ही कह सकता हूं कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत जोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफरें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायजा लेना चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी सोफी यूसुफ ने आज मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग के इस स्वागत योग्य कदम पर उन्होंने आभार भी व्यक्त किया और कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार फिर से हमारी होगी। आज चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा फैसला लिया जिसमें जम्मू कश्मीर के चुनाव के ऐलान उन्होंने कर दिए हैं और नोटिफिकेशन जारी की है। तो एक बार जम्मू कश्मीर के आवाम को विश्वास हुआ जमहूरियत पे, डेमोक्रेसी पे, और आज देखिए जम्मू कश्मीर में खुशियों की लहर दौड़ रही है। आज लोगों को अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। मुझे लगता है कि अक्टूबर के महीने में यहाँ सरकार बनेगी और यहाँ सीएम बनेगा। अब मुझे लगता है कि बाबू राज जो है वो खत्म होने लगा है और यहाँ पॉलिटिकल सेटअप बनने जा रहा है। तो एक बार फिर इलेक्शन कमिश्नर को मुबारकबाद देंगे और लोगों की दुआएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी मुझे लगता है कि लगेंगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन कराए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी अपने भरोसे पे लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी अपने ही भरोसे पे यहाँ का जम्मू कश्मीर में सीएम बनाएगी। 50 पार हमारा नारा है, 50 पार भारतीय जनता पार्टी होगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा बैठेगा, मुझे लगता है कि आज कल बैठने वाला होगा और वो ऐलान करेंगे किस कैंडिडेट को कहाँ से लड़ाना है और जो पार्टी फैसला करेगी हम सबको मंजूर होता है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर लोगों को पता चलेगा कि कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूंसी का कौन होगा और कहाँ वो कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ेगा। नहीं, वो तो देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया है और अमित शाह जी ने भी वादा किया है जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ कि जो ही इलेक्शन होंगे यहाँ पे जो है हालात ठीक होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस मिलेगा। एक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना, जिनके किसी भी बात पे गारंटी होती है और उस गारंटी के ऊपर हम गारंटी करते हैं कि यहाँ स्टेटहुड वापस मिलेगा और जो ही हालात ठीक होंगे। बट एक बार जरूर कहना चाहूंगा, पाकिस्तान को अभी भी रास नहीं आता है, वो यहाँ पे मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि जम्मू में आज भी जो है मिलिटेंसी बढ़ चुकी है। बट उनको मैं कहना चाहूंगा, हमारा फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस बड़ा सक्षम है उनसे निपटने के लिए और हालात ठीक होने के बाद यहाँ स्टेटहुड जरूर मिले। और वहीं चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद रियासी के मतदाताओं में देखी गई खुशी की लहर और विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत भी किया है और लोगों ने कहा कि 10 सालों बाद अपनी सरकार
चुनने का सुनहरा मौका मिला है, जिसका हम पिछले काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अहम फैसला दे करके हमारे देश की सरकार को ये हुक्म दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सितंबर के महीने के आखिर तक, उससे पहले जो है वो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल की जाए, जहां जमहूरियत को लागू किया जाए और यहाँ पर असम्बली के इलेक्शन करवाए जाए। काफ़ी अरसा से समझो 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली के इलेक्शन नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक काफ़ी मुश्किलात पैदा हो रही थी। यहाँ तानाशाही का बाज़ार गर्म था, अफसरशाही चल रही थी। यहाँ किसी भी दफ्तर में पीएन तक किसी को नहीं मानता था, मगर इतनी तानाशाही और करप्शन का बाज़ार गर्म था, सुनवाई किसी की थी नहीं, किसको सुनाए कोई जा कर के। अब डेमोक्रेसी बहाल जब होने जा रही है, मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माना, उनका मान रखा, उनका अदब किया, उनका एहतराम किया और इलेक्शन अनाउंस कर दिए। मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कहा कि यहाँ का बहुत समय के बाद इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, वो इलेक्शन कुछ सिक्योरिटी की व्यू से इसको थोड़ा डिले किया गया था, क्योंकि सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी थी वो पीक पे थी। मिलिटेंसी जैसे ही 10 साल के बाद सरकार जो सेंटर में थी, उन्होंने ये उसको यहाँ के जो मिलिटेंसी थी उसको ख़त्म किया। और मैं ये कहूँगा कि आज जो बड़ा खुशी का दिन है, बहुत ही पर्व का दिन है जम्मू कश्मीर के वासियों को। के अंदर डिलिमिटेशन और 1970 के बाद पहली बार जो चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पिछले दिनों यहाँ जम्मू कश्मीर का दौरा करके गए, उन्होंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल तैयार है, रेडी है। लोगों को शायद यकीन नहीं हो रहा था, परंतु पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री ने जब कई रैलियाँ की, तब भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी और ये ब्यूरोक्रेसी से आप बाहर आओगे। तो मैं यही कहूँगा कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब ये आने वाले दिनों में जब ये जो घोषणा हो चुकी है, जब ये चुनाव होंगे, उनकी अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी, उनको अपने नुमाइंदे मिलेंगे और लोगों के जो रुके पड़े काम हैं वो काम होंगे। देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है। शुक्र है सेंट्रल गवर्नमेंट की आंखें खुली हैं और इलेक्शन करवा रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि इलेक्शन का पर्व जो आ रहा है, लोगों को, युवाओं को सोच समझ के वोट करना चाहिए। देखना चाहिए कौन जो भी नॉमिनेट होते हैं, कैंडिडेट आते हैं, कौन हमारा काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और जो पिछले लोग खड़े थे, उन्होंने क्या वादे किए थे हमारे लोगों के साथ, कितने उनमें पूरे किए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। सबसे पहले तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत समय बाद ही, लेकिन हमें इलेक्शन का जो ये शेड्यूल आ गया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि जो आने वाली सरकार होगी वो लोगों की सारी उम्मीदों को खरी उतरेगी और लोगों की सारी परेशानियों को हल करेगी। डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन जो है, ये एक बहुत बड़ा महोत्सव है। हम इस महोत्सव को इस तरह से बनाते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने मत का दान करके अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और वो हमारी आगे बात रखता है। और मैं कहूँगा पिछले 10 साल से हम जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो दिन आ गया कि जब हमें अपने नुमाइंदे खुद चुन के अपने मन से वोट डाल के उनको लाएंगे। हमने इस 10 साल के वक्त में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में हमने देखी हों। इस वक्त में हमारी स्टेटहुड चली गई, इस वक्त में हमारा 370 जो हमारा प्रिविलेज था, हमारी स्पेशल जॉब्स, हमारी स्पेशल जो राइट्स है लैंड को लेके, जॉब्स को लेके, वो सारे के सारे छीन लिए गए और हमें अफसरशाही देखनी पड़ी, जो कि जम्मू कश्मीर की जनता ने आज दिन तक कभी नहीं देखी थी। लोगों का राज था, लोकतंत्र था और लोग जो बात करते थे वो होती थी। मगर इस 10 साल के अंदर हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली और हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि दोबारा ये हमें कभी नसीब ना हो। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा, वरिष्ठ प्रवक्ता एडवोकेट अभिनव शर्मा और जम्मू कश्मीर भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने पिछले कुछ समय से हो रही अमानवीय घटनाओं की निंदा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एक युवा डॉक्टर के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जो एक शर्मनाक हादसा था और उस पर भी शर्मनाक हरकत वह की सरकार
द्वारा आरोपी का साथ देकर उसे बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने आरोपी के एविडेंसेस को मिटाने में उसका साथ दिया है। हम इस में अपने देश में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को देख रहे हैं और कुछ ऐसी घटनाओं को भी देख रहे हैं जिसके ऊपर विपक्ष का किस प्रकार से रवैया है, हमें यह जरूर कुछ सोचने पर मजबूर करता है। साथियों, हमारे बीच में आज तुहीन सिन्हा जी हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय मीडिया सेल से हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये एक विख्यात लेखक भी हैं। इस विषय के ऊपर ये आपके समक्ष कुछ बातें रखेंगे। साथ में ही है एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो हमारे वरिष्ठ हमारे स्पोक्स पर्सन हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा सिन्हा जी से कि वो अपनी बात रखें। नमस्ते मित्रों, आज 3 बजे जो है कुछ और में आप व्यस्त होने वाले हैं, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किसी और विषय पर है। और ये विषय जो है वो इलेक्शन से परे है, राजनीति से परे है, क्योंकि पिछले 8-9 दिनों में जिस प्रकार से पहले हमने एक हृदय विदारक रेप देखा कलकत्ता में, जहां की एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एक युवा डॉक्टर का रेप होता है, लेकिन जितना जघन्य वो अपराध था उससे कहीं अधिक जघन्य था जिस प्रकार से एक राजनीतिक पार्टी ने बजाय इसके कि वो विक्टिम के साथ खड़ी हो, उस राजनीतिक पार्टी ने यह निश्चय किया कि वो बलात्कारियों के साथ खड़ी होगी और बलात्कारियों का और क्रिमिनल्स का संरक्षण चल रहा था। ये भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह का जो कहते हैं नग्न एक तरह से दृश्य देखा हमने कि जब एक महिला चीफ मिनिस्टर ने पूरी तरह से एविडेंस के डिस्ट्रक्शन में, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में उनका हाथ था। ये क्यों आज इस कड़ी में जो है, चूंकि ये विषय मैं आपको इसके डिटेल्स कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन ये विषय जो है इतना गंभीर है। आज पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्योंकि हमने देखा है कि ये दूसरी बार, आज से 2.5 हफ्ते पहले, 2.5-3 हफ्ते पहले इसी प्रकार का एक हादसा जो हुआ अयोध्या में हुआ था, जहां एक मोहित खान ने एक 12 साल की बच्चे को निरंतर 2 महीने तक वो रेप करता रहा। मोहित खान जो है समाजवादी पार्टी का लोकल यूनिट का प्रेसिडेंट था, और जिस बेशर्मी के साथ अखिलेश यादव उसके पक्ष में खड़े हुए, और अब जिस प्रकार से ममता बनर्जी जो है वो रेपिस्ट के पक्ष में खड़ी हो रही है, मेरे ख्याल से ये इस प्रकार की विकृत मानसिकता हमारे देश में राजनीति में इससे पहले नहीं देखी गई है। SC, ST, OBC संगठनों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा आज गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज बाहु फोर्ट जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि मासूम लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और उसकी रिपोर्ट तोमाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लिखवाई गई थी, लेकिन उसकी उचित जांच नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम रही है, और आरोपी के परिवार वालों की तरफ से पीड़िता के घर वालों को लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस मौके पर संगठन के सदस्यों में इस मामले में CBI की जांच की मांग की है और अन्य भी कई मुद्दों को उन्होंने प्रकाश डाला। की प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट एक्शन कमेटी SC, ST, OBC की जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ओर से की जा रही है, और 2 मुद्दों को लेकर की जा रही है। एक हमारी जम्मू की बेटी के साथ इंसाफ दिलाने के लिए, और दूसरा 21 अगस्त को भारत बंद के लिए उसकी स्ट्रैटेजी वर्कआउट करने के लिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं जहाँ तक बच्ची का सवाल है, जम्मू की बच्ची का सवाल है, ये हमारी FIR 136/2024 की दोमाना पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी गलत जो है इन्वेस्टिगेशन के कारण जो हमारे अक्यूज्ड हैं वरुण सैनी एंड एसोसिएट्स, वो उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर ना करके आप अंदाजा लगाइए, जिस शख्स ने रिपीटेडली बच्ची को बंदी बनाकर रखा हो, दुष्कर्म किया हो, उसके बाद उसका प्रेग्नेंट किया हो, उसके बाद उसकी अबॉर्शन फिर जब उसे पता चलता कि मुझे दलित बच्चा नहीं, दलित बेटी का बच्चा नहीं चाहिए, वो क्या करता है कि उसके अबॉर्शन पिल्स जबरदस्ती उसके मुंह में देकर जब अबॉर्शन होता है उस बच्चे को
ये सामने आप देख रहे हैं वही बच्चा है, उसका रेजर से ब्लेड निकाल के उससे काट के और उससे जाके वो जमीन में दबा आता है। इतना दुष्कर्म करने के बाद, इतना जो है हत्या कर बच्चे की हत्या करने के बाद आज भी वो खुलेआम में फिर रहा है। आज भी उस परिवार को, बच्ची के परिवार को धमकियां दे रहा है। ओपन कोर्ट के अंदर वरुण सैनी और उसके पिता ने धमकी दी है कि मैं जो विक्रम की जो माता है और उनका जो वकील है, दोनों को काट के मैं कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। इस तरह की धमकियां उस परिवार की तरफ से आ रही हैं। जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों ने आज 5वें दिन भी त्रिकुटा नगर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया और कहा कि 2016 से उन्हें कंफर्मेशन ऑर्डर नहीं दिया गया और कोर्ट की मदद ली गई, जिसमें कोर्ट ने फैसला कर्मचारियों के हक में किया और उसके बाद भी विभाग उनका वेतन जारी नहीं कर रहा है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने उनका वेतन जल्द से जल्द जारी करने की गुहार लगाई। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो कमरी हेल्पर जिंदाबाद, कमरी हेल्पर जिंदाबाद। हमारा ग्रेड रिलीज करो, हमारा ग्रेड रिलीज करो, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं J&K स्टेट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक च रिकवरी हेल्पर की पोस्ट उपर सर। अस 14 च लगे तो 16 साढ़ी 2 साल के बाद कन्फर्मेशन हुई। कन्फर्मेशन होने के बाद इन्हें कोई एलीगेशन लाया जो किया, सानू ना सैलरी दी, ना कन्फर्मेशन किया, ना आर्डर दिता। अस चलिए हाई कोर्ट च, हाई कोर्ट ने भी साढ़ा हक च फैसला दिता 2023 च। इन्हें ना सानू सैलरी 16 का आर्डर दिता, ना अस सैलरी दिया दे, ना ग्रेड दिया दे, वो कंसालीडेटरी सैलरी दिया दे। अस अगर 5 दिन होए बैठते, अगर साड़ा मसला नहीं होता, उग्र प्रदर्शन भी करना, सब करना। अस मन नंबर होना रही, साड़ी फैमिली गुजारा करना बड़ा मुश्किल। स्क्वाश कश्मीर ने एग्रो फॉरेस्ट्री पर 3 दिवसीय राजवार कुपवाड़ा के आखिरी गांव बुरशुंगी में स्थायी आजीविका के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत डॉक्टर मेघना राशिद बख्शी, सहायक प्रोफेसर सिल्वीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री के स्वागत भाषण में हुई। अपने स्वागत भाषण के दौरान उन्होंने किसानों से समग्र उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने कृषि भूमि पर वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिभागियों, विशेषकर महिलाओं को नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी प्रदाता बनने पर जोर दिया, क्योंकि सरकार के लिए सभी शिक्षित युवाओं को नौकरी देना संभव नहीं है। उन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तृत विवरण दिया और आत्मनिर्भरता के लिए आजीविका के विकास के लिए एक कार्यक्रम के महत्व के बारे में भी बताया। पहले जब हमने उसको अडॉप्ट किया, वहाँ भी ट्राई। जितने भी मसाइल आप लोगों के होते हैं, जैसे जितने भी गांव में हम लोग हैं, ये सारे मसाइल पूरे तरीके से सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि आप सर ने अभी आपको बता दिया, आप लोगों ने मक्का लगाया है, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, सर जो पूरी वजाहत करेंगे, आपको पूरा समझा देंगे हम क्यों आए हैं, किस। हमारी फैकल्टी जो है वो गांधरबल के बेनहामा में है, हम वहाँ से आए हैं। मेरी कुलीग डॉक्टर मैगना, मेरे साथ इरफान साहब और एक है डॉक्टर रफ़ीक। मैं आप सबको इस प्रोग्राम इसको सबसे बड़ा पैकेट शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर साहब का, अपने जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर अरुणाचलम, हमारे नोडल अफसर अरुण कुमार हांडा साहब का, जिनने हमें फुल कोऑपरेशन दिया, सपोर्ट दिया, ताकि हम जो ये गरीब दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, ट्राइबल्स, इनकी हम मुआवनत करें, चाहे बीज की सूरत में, हाइब्रिड बीज की सूरत में, चाहे प्लांट मटेरियल की सूरत में, चाहे प्लांट टूल किट्स की टूलिंग में। हमने आज ये शुरू किया ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पर इनको हम तकनीकी जानकारी दें कि इनका ज़रिए माश कैसे बढ़ जाएगा, ये कौन सा फसल कब उगाएंगे, चाहे इसमें सब्जियात के बीज है। आज जैसे आपने देखा, हमने आज इनको 5 किस्म के सब्जियात के बीज यहाँ फराम किए, हाइब्रिड सीड्स हमने दे दिया, हमने पेरिनियल फॉडर सीड्स दे दिया, हमने टूल किट्स दे दिया, प्लांट मटेरियल दे दिया, और इनको पूरी जानकारी दी कि किस पेड़ का क्या फ़ायदा है, ये पेड़ कब लगाना है, ये ट्री क्रॉप कम्बिनेशन क्या होती है, और अगर हमें ज़राई आमदनी को बढ़ाना है तो हमें एग्रो फॉरेस्ट्री करनी है, हमें ज़मीन को खाली नहीं रखना है। ये मेरे ख्याल से बॉर्डर का सबसे आखिरी गांव है, आखिरी गांव है।
इसके बाद कोई बस्ती नहीं है। और गांधरबल से लगभग ये 200 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। दूसरा साल है, पर साल भी हमने लगभग 20 से 22 फैमिलीज को यहाँ अडॉप्ट किया था और हम उनकी परफॉर्मेंस भी इन ट्रेनिंग के दौरान देखेंगे। और इस साल भी हमने 20-22 घरों को जो ट्राइबल्स थे उनको अडॉप्ट किया। इसके अलावा जो बाकी हमने यहाँ भीड़ देखी, बाकी जो नॉन ट्राइबल्स थे थोड़ा बहुत उनको भी कुछ प्लॉट मटेरियल दिया, लेकिन इतने वो खुश थे, उनने हमारे पूरी जो बात हमने रखी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बिल्कुल गौर से सुनी और हमें लगा कि नहीं, अब हमने ज्यादा लाया था, सीट उनको भी दे दिया। मैं चाहता हूँ ये गाँव जो है दूर दराज इलाका है, राजवार का जो आखिरी गाँव है जो बॉर्डर के बिल्कुल साथ वाक़ा है, ये तरक्की करे। नौशहरा में एक गरीब व्यक्ति की दुकान में 14 अगस्त की रात को आग लग गई थी, जिसमें सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस मौके पर पीड़ित दुकानदार ने प्रशासन से अपील करते हुए उचित मुआवजे की गुहार लगाई है और कहा है कि अगर किसी भी संस्था का कोई भी व्यक्ति अगर इस शख्स की मदद करना चाहता है तो कृपया दिए गए अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9622363186 और अकाउंट नंबर है 3082041000006437। ये है कि 14 तारीख रात को मैंने 8:30 बजे दुकान बंद करी है, लाइट बंद थी तो मैं दुकान बंद करके घर चला गया हूँ और घर से 9:15 बजे मुझे इधर से फ़ोन आया है कि लड़का गया बाइक पे और उसने पड़ोस वाले घर पे बताया कि दुकान से धुआं निकल रहा है और आग की चिंगारियाँ आ रही हैं। तो सर मैं घर पहुँचा हूँ, जगदम अचानक लाइट आई है, फुल वोल्टेज आई है, तो मेरे घर के भी एक कंट्रीसील फट गई थी। तो इधर आया हूँ दुकान पे, जब दुकान पे आया हूँ दुकान का लॉक खोले हैं सर, अंदर धुआं धुआं था और जो लाइट का एक पीछे वाला बल्ब था वो फटा हुआ था, नीचे कुरकुरे और चिप्स की पेटियां पड़ी थी, उस पे आग पकड़ने से तेल लगा हुआ था, पीछे तेल ने गलता रहा और आग पकड़ता रहा, ज़्यादा आग घूम गई अंदर से। सर फायर ब्रिगेड जैसा फ़ोन किया है तुरंत एक्शन किया उन्होंने, फायर ब्रिगेड वाले भी जहां मौके पे पहुंच जाए उन्होंने भी पूरा साथ संजोग दिया और साथ ही साथ पुलिस भी पहुंच आई थी और पुलिस और फायर ब्रिगेड का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो मौके पे यहां पहुंच आए। तो वो ना आते तो अब क्या पता ये पूरे जल के राख हो जाते। डीडीसी सदस्य सुरनकोट मोहम्मद शाहनवाज चौधरी ने आज एसटीडी पीडीडी विभाग के अधिकारियों और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में पीडीडी बचई के रिसीविंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए शाहनवाज चौधरी ने कहा कि यह इस क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र एक ही लसाना फीडर पर निर्भर था जो जम्मू कश्मीर का सबसे लंबा फीडर था और बिजली कटौती के कारण लोगों को बहुत परेशानियां होती थी। अब 2 अलग अलग फीडरों के साथ इस रिसीविंग स्टेशन से इस क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी। आर्मी में भी हुआ ना कि 2 बंदा आ सके हो गए ना बस असा ये बड़ा असा आज जरा सारे बस यो इस तरह ना क्या सर आप आगे आए बिस्मिल्लाह शायद सभी आ गए हो गए सभी आ गए आओ रन साहब ये आए सब आ गए हजरत रखवा बिस्मिल्लाह First of all, we are highly thankful to Shahnawaz Chaudhary, DDC member Surankote, and Department of PDD, especially AW Surankote and Jai Shahid Saab and Jai Isaaq Saab
हम तमाम लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी पिछली ये 20-25 साल से ये मांग थी बिजली की, खास तौर पर मोड़ा बछाई, हाड़ी, मरोट और डोडी के लोगों की। और मैं बताता चलूं कि 24 घंटे में से सिर्फ 2 या 3 घंटे हार्डली हमारे लोगों को बिजली मिलती थी, और फिर बिल्स भी जो है वो आ जाया करते थे। लेकिन लोगों का हमेशा से ये परेशानी का सामना करना पड़ा, और खास तौर पे सबसे बड़ी मुश्किल हालात लोगों ने वो देखे कि जब थोड़ी सी भी बारिश होती थी, थोड़ी हवा चलती थी, तो उसके कारण धुंधक से पीछे जितना भी हमारा ये एरिया था, कम से कम 40,000 पर मुश्तमिल ये एरिया था हमारा आबादी के लिहाज से, तो ये कट हो जाता था पावर से, जिसकी वजह से आए दिन लोग परेशानी और मुसीबतों का शिकार रहते थे। तो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं शाहनवाज चौधरी साहब जो डीडीसी मेंबर सुरनकोट बने, और उनकी कोशिशों से, और उसके बाद डिपार्टमेंट ने भी साथ में इसको सही तरीके से प्रोजेक्ट किया। आज यहाँ मोड़ा बछाई में हमारा एक रिसीविंग स्टेशन था, जिसकी अरसा दराज से एक मांग हम लोगों की थी, क्योंकि ये जो फिटर था लसाना रिसीविंग स्टेशन के साथ अटैच था। इस रिसीविंग स्टेशन के साथ, इस फिटर के साथ सनई, धुंधक, लठोंग, मोड़ा बछाई, हाड़ी, डोडी, रजाड़ा, नंडियाली, यानी 70 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये एक फिटर था, लंबी चौड़ी। और इसके इस लंबे फिटर होने की वजह से आए दिन हमारे लोगों के लिए इतनी परेशानी थी कि ना ही हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली मैसर होती थी, ना और जो हमारी बिजली की वजह से हमारी जो परेशानियां हल हुआ करती थी, उससे हमें आए दिन बहुत परेशानी थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज इस रिसीविंग स्टेशन को चालू किया गया है। जनाब शाहनवाज साहब की क़यादत में जो हमारे डीडीसी मेंबर सुरनकोट ए हैं, उन्होंने आज यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है। मैं समझता हूँ कि अगर सनई टॉप पे फॉल्ट पड़ता था तो ये इलाका इधर का, जिसपे ये 30,000 आबादी पे मुश्तमिल ये एरिया था, ये बंद हो जाता था। नए रिसीविंग स्टेशन की यहाँ के डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स और इलाके की सारी मौजूद शख्सियात की मौजूदगी में इफ्तिताह किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी आज इस पूरे इलाके के लिए, खास तौर पे लठोंग, मरहोट, हाड़ी, डोडी, मोड़ा बिछाई और इसके आसपास जो इलाके हैं, इनके लिए बहुत बड़ा आज खुशी का दिन है कि इस एक 50 साल से लोग जो है वो बिजली की समस्या को लेकर परेशान थे, क्योंकि 70 किलोमीटर से ज्यादा जो है जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा फीडर था लसाना, जिससे पूरे इलाके की बिजली चलती थी, और ये मुमकिन नहीं था कि वो फीडर इतने बड़े इलाके को कैटर कर पाए। उसकी वजह से आए दिन बिजली खराब हो जाती थी, लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 नए फीडर ये चल जाएंगे, हाड़ी, मरहोट, डोडी और मोड़ा बछाई, ये अलग अलग फीडर्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से बिजली की परेशानी आज से इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आज मुझे अपने लोगों को ये बताते हुए खुशी होती है कि आज ये हम आपके हवाले कर रहे हैं, और साथ साथ में RDSS में जो हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था उसका भी काम शुरुआत हो चुका है। जहां ट्रांसफार्मर, पोल, तार, जहां जहां जरूरत है इलाके में, आने वाले महीनों में वो काम कंप्लीट हो जाएगी। मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह हमारे इलाके में बिजली का मसला हल हो जाएगा। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।